अब आपके सामने है क्लास 9th का मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए मोशन चैप्टर को समझने के लिए। अगर आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे मोशन को आपको थोड़ा बड़े लेवल पे समझाया जाएगा। तो 9th लेवल पे मोशन को इतना अच्छे से समझना जरूरी है कि आपको 11th में प्रॉब्लम ना हो, और उन्हीं सब बातों को ध्यान रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। देखिए, आपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो मोशन करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक रनिंग ट्रेन है, एक फ्लाइंग बर्ड है, एक रनिंग बॉय है, और बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी देखे होंगे जो रेस्ट में रहते हैं। इट मीन्स जैसे एक ट्री है, एक हाउस है, एक स्कूल है। लेकिन जो चीजें आपको रेस्ट में नजर आती हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती। जैसे आपका घर है, आज जहां पर है 2 दिन बाद भी वही है और 10 दिन बाद भी वही है, तो पोजीशन नहीं बदल रहा, वो चल नहीं रहा अपने आप, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। और जो चीजें टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदल देती हैं हम उन्हें कहने लगते हैं मोशन में है। लेकिन फिजिक्स में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है मोशन की। उस डेफिनेशन को समझना और पकड़ना बहुत जरूरी है। तो उस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट के बारे में। रेफरेंस पॉइंट के बारे में क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? देखिए, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो स्टेशनरी हो। पहली शर्त है ये, क्या रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ही होना चाहिए? हाँ जी। अगर रेफरेंस पॉइंट भी मोशन में आएगा तो मोशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि थोड़ा समझने में तकलीफ आने लगेगी। इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपको स्टेशनरी ही लेना है। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? आप सिंपल से ऐसा समझिए कि रेफरेंस पॉइंट एक तरह से लैंडमार्क होता है। जैसे हम किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो उसको कुछ ऐसी फिक्स्ड चीजों के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में बता देते हैं जिससे वो हमारे घर बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। जैसे हम कह देते हैं कि भाई हमारे घर से थोड़ी दूर पहले एक प्राइमरी स्कूल पड़ेगा। अब प्राइमरी स्कूल रेफरेंस पॉइंट हो गया है, वो फिक्स्ड है, और प्राइमरी स्कूल से आप 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलेंगे तो मेरा घर आ जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया। रेफरेंस पॉइंट की मदद से बड़ी आसानी से हम अपनी लोकेशन बता पा रहे हैं। फिजिक्स में जो मोशन की डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन को, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट कैसा होगा? स्टेशनरी होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के केसेस में मोशन में भी हो सकता है, इसलिए हम चाहें तो रेफरेंस पॉइंट के आगे ब्रैकेट में लिख के ये हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ही है। एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए स्टेशनरी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन बार बार बदले तो हम कहेंगे वो मोशन में। जैसे देखिए बोर्ड पे एक पिक्चर है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये है, ये रेफरेंस पॉइंट हाउस हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट कोई ट्री भी हो सकता है। फिलहाल तो मैंने घर और पेड़ बहुत करीब करीब बनाया तो पूरा का पूरा एक रेफरेंस पॉइंट है। अब देखिए एक कार है जो अभी घर के सामने खड़ी है और 5 सेकंड बाद दूर चली जाती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कार है इस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रही है। कार जो अभी इस रेफरेंस पॉइंट के सामने ही खड़ी थी, घर के सामने थी, 5 सेकंड बाद घर के सामने नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार ने इस स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन बदल दी, और बदल दी तो कार मोशन में आ गई। कार मोशन में आ गई। क्यों आ गई मोशन में? क्योंकि कार ने अपनी पोजीशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दी, इसलिए कार मोशन में आ गई। तो जब भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी
अपनी पोजीशन बदलेगी तो हम उस बॉडी को कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, अदरवाइज बॉडी रेस्ट में है। बस इतना सा ही मामला है मोशन का, और कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल डेली लाइफ में, जैसे बताइए अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसी पोजीशन में हूं, तो जवाब है क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं इसलिए मैं मोशन में हूं। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट कौन है, मैं किसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन लगातार बदल रहा हूं। तो हम जवाब दे सकते हैं सर आपके पीछे जो बोर्ड है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये बोर्ड फिक्स है और मैं इस बोर्ड के रेफरेंस में कभी इधर चला जाता हूं कभी इधर चला जाता हूं, तो इसलिए मैं भी अभी जब मूव कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा, इट मींस मैं रेस्ट में हूं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिसमें हम डिसाइड कर पाएंगे कि बॉडी कब रेस्ट में होगी और कब। अब आगे समझिए, आगे जो बोर्ड पे टॉपिक लिखा है वो है फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन लिखिए, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नाप सकें और उसको एक नंबर दे सकें, नापने के बाद उसे एक नंबर दे के बता सकें कि ये क्वांटिटी इतनी है, तो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मैं हाइट को नाप सकता हूं और नापने के बाद एक नंबर दे के बताया जा सकता है कि मैं 6 फुट हूं, मैं 7 फुट हूं या मैं 2 फुट हूं, जो भी है इस तरह से हाइट को नापा जा सकता है। तो हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप अपने वेट को ले लीजिए, वजन, इसको भी नापा जा सकता है और उसे एक नंबर भी दिया जा सकता है। जैसे किसी का वजन आपका 50 किलो है, किसी का 60 किलो है, हालांकि वेट के लिए न्यूटन ऐसा यूनिट होती है। फिलहाल अभी इतना कंफ्यूजन में नहीं आना है, वेट और मास को आप अभी के लिए एक ही चीज समझ के चल सकते हैं। इसी तरीके से बताइए लेंथ, हम किसी भी लंबाई को नाप सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी की डिस्टेंस भी नाप सकते हैं। कोई आदमी अगर चल के आया है कहीं से तो हम उससे पूछ लेते हैं कितनी दूरी पे गए थे आप, तो वो हमें बता देता है कि हम 50 किलोमीटर दूर गए थे या 60 किलोमीटर दूर गए थे। तो इस तरीके से डिस्टेंस को भी नापा जा सकता है और नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको नापा जा सकता है और नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लैरिटी तब बनती है ज्यादा कंसेप्ट पे जब मैं ये पूछूं कि बताइए कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसे नापा नहीं जा सकता और नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, फिजिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम बात करें किसी की ऑनेस्टी की, ईमानदारी। अब कोई आदमी कितना ईमानदार है, कोई आदमी कितना ईमानदार है, इस बात को आप कैसे नापेंगे? इसके लिए कोई नंबर नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसे कि कोई आदमी 10 गुना ईमानदार है या 5 गुना ईमानदार है, ऐसा कोई नंबर ईमानदारी के लिए नहीं दिया जा सकता। इसीलिए ईमानदारी या ऑनेस्टी का इस्तेमाल फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे नहीं होने वाला है। और बताइए मुझे इसी तरीके से और ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, कमेंट कीजिए, बताइए कि और ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे मुझे एक और क्वांटिटी याद आ गई है, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम किसी नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आप बताइए इन दोनों के अलावा और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कमेंट कीजिए, बताइए। इसके बाद देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है जितनी भी, क्योंकि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उनका तो फिजिक्स में कोई काम है ही नहीं। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या तो वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं या फिर वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या तो वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को तो हटा ही दीजिए, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी जा रही हैं या और जो भी इसमें आएंगी, अब उनको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, या तो वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी। चलिए समझते क्या है स्केलर और वेक्टर। चलिए फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जो है
टू टाइप्स की हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन देखिए बोर्ड पे, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। जबकि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे बात कर लेते हैं मास पे, देखो खास तौर से मैंने यहाँ पे ये इसीलिए लिखा है कि तुम्हें पता लगे कि मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, फिलहाल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मास और वेट सेम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मास और वेट में बहुत डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस तो यहीं पे समझ में आता है, देखिए मास जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब फर्क समझिए, मास में देखिए क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज का मास नापना चाहते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता है हमारा, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। मान लीजिए मुझे किसी दुकानदार से कुछ सामान खरीदना है, लेट अस सपोज गेहूं खरीदना है, तो अगर मैं जाके उस दुकानदार को कहता हूं कि मुझे 200 केजी गेहूं चाहिए, तो ये जो 200 किलो मैंने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा ये मैग्नीट्यूड है। अब वो दुकानदार मुझसे ये नहीं पूछेगा कि 200 किलो गेहूं आपको ईस्ट में चाहिए या वेस्ट में चाहिए, साउथ में चाहिए, नॉर्थ में चाहिए। आप बताइए मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? मीनिंगलेस बात है। 200 किलो गेहूं बोलना कि बस मुझे 200 किलो गेहूं दे दो, इट इज सफिशिएंट टू कंफर्म कि हम क्या मांग रहे हैं। अब उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 200 किलो गेहूं मुझे मेरे राइट में चाहिए या मुझे मेरे लेफ्ट में चाहिए। देयर इज नो नीड टू टेल द डायरेक्शन। इसीलिए मास जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जबकि यहां से मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं फोर्स का। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मान लीजिए कैसे वेक्टर? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगेगा। जैसे लेट अस सपोज मैं रास्ते में जा रहा हूं, अचानक से मेरी गाड़ी खराब हो जाए और खराब होने के बाद मुझे उसमें धक्का लगवाने की जरूरत पड़ जाए, तो जो 4-5 आदमी रास्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं आते हुए, मैं उनको ये बोल देता हूं कि भाई साहब इसमें धक्का लगा दो। अब उन्होंने धक्का लगा के मेरी गाड़ी को साइड में करने की बजाय और सेंटर में खड़ा कर दिया ट्रैफिक के लागे। और जब मैं बाहर निकल के आया, मैंने कहा ये क्या किया है, तो उन्होंने कहा आपने कहा धक्का लगा दो, हमने धक्का लगा दिया। मतलब वो ये चाह रहे थे कि मैं उन्हें डायरेक्शन भी बताऊं। अगर मैंने उन्हें डायरेक्शन नहीं बताई तो वो किसी भी दिशा में फोर्स लगा देंगे जिसका कोई मतलब बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? मतलब मेरे को उन्हें ये कहना चाहिए था कि इस पे फोर्स लगाइए और लगा के इसको थोड़ा साइड में खड़ा कर दीजिए, इस तरफ लेफ्ट की तरफ कर दीजिए या राइट की तरफ कर दीजिए, तब जाके ये बात कंफर्म होती कि फोर्स किधर लगाना है। हालांकि जब रोड पे इस तरह का केस होगा तब तो जो कॉमन सेंस की बात है, ये तो जिस भी आदमी को हम कहेंगे धक्का लगाने को उसी डायरेक्शन में लगाता है जिस डायरेक्शन में फायदा हो जाए। लेकिन अगर किसी मशीन से काम करवाना है, मान लीजिए कोई भी ऐसी मशीन है जो ताकत लगाना जानती है, अब आपने स्विच ऑन कर दिया, मशीन ने ताकत लगाई और ताकत इधर उधर लगा दी, तो सारा मामला खराब हो जाएगा। फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि फोर्स लगाना है, लेकिन फोर्स लगाना किस तरफ है ये भी बताना पड़ेगा। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने लिखा फोर्स लगाना है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन किधर लगाना है? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, ईस्ट पे फोर्स लगाना है 5 न्यूटन। कुछ इस तरीके से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है। तो अब आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क समझ में आ गया होगा। मास स्केलर है, वेट जो है वो वेक्टर है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। वेट की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। वेट का मतलब है अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचे, तो अर्थ हमेशा नीचे की तरफ ही खींचेगी, इसलिए वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। यहां देखिए डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, पावर स्केलर है, वर्क स्केलर है, जबकि वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है।